गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने आपको जो कि आपको पता है क्या टॉपिक चल रहा था आपका नरेशन का, जिसमें हमने आपको कल टेंस संबंधी अपवाद समझाए। क्या समझाए बेटा? टेंस संबंधी अपवाद, यानी कि पास्ट टेंस होने पर भी किन किन स्थितियों में आरएस का टेंस नहीं बदलता है। आरवी में लिखना नहीं है आपको, कल जो हमने पढ़ाया था उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। आरवी में पास्ट टेंस होने पर भी किन किन स्थितियों में आरएस का टेंस नहीं बदलता है। हमने आपको 5-6 स्थितियां बताई, तो उनको मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से। आप अपनी नोटबुक में देखें, मैंने आपको लिखाया यदि किसी वाक्य में सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि ऐसी कोई बात हो जिसके बारे में कोई भी परिवर्तन भविष्य में कोई संकेत नहीं दिखा रहा है कि हम किसी प्रकार से इस चीज में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपके देख सकते हैं आप अपने नियम के नीचे। तो इस स्थिति में आपका टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरा हमने लिखाया होगा, इधर उधर हो सकता है, 6 नियम है, मैं 6 के 6 वो आपको बताऊंगा। यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा है हैबिचुअल वर्क, आदत संबंधी कार्य। यदि आरएस में कोई आदत संबंधी कार्य दिया हुआ है, क्या? आदत संबंधी कार्य। कल की क्लास ली थी आपने? नहीं ली? ऑनलाइन तो वीडियो तो देखी होगी ना। तो आदत संबंधी कार्य मैंने आपको बताया था, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखाया, क्या? अध्यापक ने मुझसे कहा या मेरे मित्र ने मुझसे कहा, क्या? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं या उड़ते हैं? तो पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं। आप कहोगे साहब छत के ऊपर भी उड़ते हैं। भाई सभी पक्षियों के लिए, सभी पक्षी थोड़ी उड़ते हैं आपकी छत के ऊपर इस वर्ल्ड के, लेकिन सभी पक्षी कहां उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, ये भी क्या हुआ बेटा? हैबिचुअल वर्क। अब आप कहोगे साहब मैं रोजाना चाय पीता हूं, ये भी आदत संबंधी कार्य है मेरा रोजाना का। नहीं, सभी मानव रोजाना चाय नहीं पीते, सभी इंसान रोजाना चाय नहीं पीते। कोई दूध पीता है, कोई गर्म पानी पीता है, ठीक है? तो सभी के लिए होना चाहिए वो, ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या ऑल ऑफ क्रीचर। अगला मैंने आपको शायद लिखाया होगा कि हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या? एक तो हो गया बेटा क्या, सबसे पहला यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा लिखना नहीं है, हैबिचुअल वर्क। हैबिचुअल वर्क। तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य यानी कि इतिहास संबंधी कोई भी बात। जैसे कि आपके इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली। हल्दी घाटी का युद्ध जिन जिन के बीच लड़ा गया, समझ गए? ये सेंटेंस आता है, कोई भी ऐतिहासिक तथ्य आता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री इस सन में बने, ये वाक्य आता है। तो ये क्या हो गए? सारे हिस्टोरिकल फैक्ट हो गए। ठीक है बेटा, तो इस स्थिति में भी आपका टेंस नहीं बदलेगा, चाहे आरवी पास्ट टेंस में है। चौथा जैसे कि आपको मैंने बताया ईडियम या प्रोवर्ब। ईडियम या प्रोवर्ब, इसका अर्थ होता है बेटा कहावत या मुहावरा। क्या होता है? कहावत या मुहावरा। कोई भी कहावत या मुहावरा हो, जैसे स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे 9-11 हो गए, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। आपने हिंदी में बहुत सारे कहावत या मुहावरे पढ़े होंगे। यदि आरएस में उनमें से किसी की भी
सेंटेंस के रूप में, इंग्लिश ट्रांसलेट के रूप में अंग्रेजी आती है, तो भी वहां पे टेंस चेंज नहीं होगा। पांचवा, टाइम क्लॉज। किसी वाक्य में टाइम क्लॉज दिया हुआ है। टाइम क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है क्लॉज कनेक्टिव, एक ही मतलब है दोनों का। कनेक्टिव का मतलब भी जोड़ना है और क्लॉज भी दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कहीं वेन से दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, कहीं एंड से जुड़े हुए दो वाक्य होते हैं, कहीं अंटिल से, कहीं टिल से, कहीं दैट से। यानी कि टाइम क्लॉज सभी नहीं है, पर ये टाइम क्लॉज, जैसे टिल है, ये टाइम क्लॉज है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था आपको यहां रुके रहना है जब तक कि मैं आऊं, तो टिल आता है उसके लिए। वेन, ये भी टाइम क्लॉज है। ये क्या पूछता है? समय। वेन क्या पूछता? वेन माने क्या होता है बेटा? कब। तो ये भी समय पूछता है। अब क्लॉज के रूप में जब आएगा तो वेन का अर्थ क्या होगा? जब। और जब WH वर्ड के रूप में आएगा तो इसका अर्थ क्या होगा? कब। तो हमें पता है वेन क्या पूछता है? समय पूछता है। और टिल भी टाइम क्लॉज है। तो जब टाइम क्लॉज हो आपकी RS में और पास्ट टेंस हो तो वहां पे भी टेंस परिवर्तित नहीं होता है। मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल कल नोट करवाया था। छठवां, टू कनेक्टिव। जब नियम अनुसार, जैसे कहीं हम दैट कनेक्टिव लगा रहे हैं, साधारण या नकारात्मक में लगाते हैं बेटा दैट कनेक्टिव। इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले उसमें क्या लगाते हैं? इफ या वाइदर। और WH वर्ड वाले में WH वर्ड ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग में आता है। तो इस तरह से नियम अनुसार जहां टू कनेक्टिव का, यानी कि कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग हो रहा हो? टू, तो भी टेंस परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये 6 नियम कल आपको लिखाए थे। अब मैं आगे आपको अगले रूल्स के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा। अगला जो है बेटा, अभी तक हमने अफर्मेटिव पढ़े, नया अफर्मेटिव पढ़े और नेगेटिव। एक ही मतलब है बेटा दोनों का, क्या? अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का मतलब क्या है? कनेक्टिव क्या लगाना है? दैट। सी, सीज और सैड को यदि आरबी में ऑब्जेक्ट है तो टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल। अदरवाइज यानी कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ज्यों की त्यों रहने देते हैं। प्रश्नवाचक के बारे में हमने बताया बेटा आपको 2 प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से। और हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है बेटा मॉडल से शुरू होने वाले, जैसे कैन यू लिफ्ट दिस पोल। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में नियम चलेगा वही मॉडल से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में चलेगी। ये किससे शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य? मॉडल से, क्योंकि कैन मॉडल आ रहा है। तो कैन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कैन का कोड करना है, मेका माइट। बाकी सभी नियम आपको डिटेल में समझाए मैंने, अगर आपने क्लास ली होगी तो। अब कैन का कोड करना है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई, क्या? कि इनको साधारण बना के लिखना है। सबसे पहली बात मैं आरबी की करता हूं, तो आरबी में क्या करना है? चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, चाहे मॉडल से शुरू होने वाला हो, और चाहे WH वर्ड से शुरू होने वाला हो। इसमें आरबी में कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं, हो या ना हो। प्रश्नवाचक वाक्यों में, आरबी में, कैसे वाक्यों में? 3 प्रकार के वाक्यों में क्या करना है? से, शेज और सैड को आपको पता होगा बेटा किसमें बदलना है? आस्क, आस्क और आस्क्ड में, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। अब
मैंने आपको लिखा है, आपको ध्यान हो तो, और नियम अनुसार कनेक्टिव लगाते हैं, टू हटा देते हैं, कॉमा भी हटा देते हैं, और बेटा नियम अनुसार कनेक्ट, वो इसलिए लिखाया कि इन दोनों प्रकार के वाक्यों में क्या कनेक्टिव लगाते हैं बेटा, इफ या वाइदर। थोड़ा सा घुमाने वाला टॉपिक है, लेकिन हम इतना धीमे चल रहे हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। WH वर्ड वाले वाक्यों में WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करता है। जैसे वेयर आएगा तो वेयर ही, लेकिन वो कनेक्टिव का काम करेगा, प्रश्नवाचक वर्ड का काम नहीं करेगा। और मैंने आपको बताया था किसी भी कंडीशन में इनडायरेक्ट नरेशन प्रश्नवाचक नहीं रहता है। जैसे कि ये है, मान लो ये RS है आपकी, ठीक है बेटा। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कर्ता लाएंगे, कर्ता किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मैंने यहां पे आर भी नहीं लिखी है, जैसे होता ही शेड टू मी, और यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इसका हम क्या कर देते बेटा, ही आस्क्ड मी। मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूं क्योंकि इन चीजों को मैं समझा चुका हूं। अब कनेक्टिव बेटा क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, मैंने बताया था ना दोनों के लिए इफ या वेदर, तो इफ या वेदर जो आप लगाना चाहें, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, ये प्रश्नवाचक है, इसको साधारण बनाना है, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन कभी भी प्रश्नवाचक नहीं रहता है। साधारण बनाना बेटा, कर्ता पहले आएगा, कर्ता क्या है, यू को बदलेंगे किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। समझ में आ गया। अब ये अपने आप की कौन सी फॉर्म है बेटा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट रूपी फॉर्म है। तो मी की भी यहां पे कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, फर्स्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, आई। सबकी समझ में आ गया होगा बेटा। अब ये कैन है यहां पे, तो कैन का क्या कर देंगे, कोड, लिफ्ट दिस, दिस का क्या हो जाएगा बेटा, दैट, समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन, दैट फूड, ये होगा। चलो आप सुन रहे होंगे, शायद मैं लाइन पार कर गया, सॉरी, क्योंकि यहां तक ही आपका, लेकिन मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं तो आपकी समझ में, क्योंकि ये पहली बातें हैं जिनको मैं समझा रहा हूं, ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों से आगे की, और आगे का जो मेथड चलेगा बेटा, उस पर बहुत गौर करना है आपको, क्योंकि टिपिकल मैटर है भाई। उसके बारे में पहले मैं आपको समझाऊंगा करीब 10 मिनट, और बाद में हम अपने मैटर को स्टार्ट करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बेटा आज्ञार्थक, आदेशात्मक, प्रार्थनात्मक या निवेदनात्मक वाक्य, ठीक है बेटा। यानी कि इसमें आदेश भी दिया जाता है, आज्ञा भी दी जाती है, ठीक है, निवेदन भी किया जाता है और प्रार्थना भी की जाती है। तो ये आपके 6 प्रकार के वाक्य हैं। एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य, दोनों का मतलब एक ही है, एन कॉमा टी, जानते हो ना, ठीक है बेटा। डोंट से शुरू होने वाले वाक्य आगे वही है। तीसरा नेवर से, एक एक को डिटेल में लिखाऊंगा बेटा, चिंता ना करें, पहले समझ लें थोड़ा सा इसके बारे में। नेवर से शुरू होने वाले वाक्य। चौथा प्लीज तथा काइंडली वाले वाक्य, काइंडली वाले वाक्य, यहां पे हमने नहीं लिखाया कि शुरू होने वाले वाक्य, क्योंकि प्लीज तथा काइंडली वाक्य शुरुआत में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है,
पांचवा, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। और छठवां है बेटा लेट अस, लेट अस या कॉमा एस, इसको भी लेट अस ही बोलते हैं। थोड़ी खिचड़ी होगी, चिंता ना करें, पहले सबको समझाऊंगा और ज्यादा नहीं, 2-3 नियम लिखाऊंगा बस, जिससे आपको दिक्कत ना आए। एमबी फर्स्ट, एक एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा बेटा, आप डिटेल से समझे बिल्कुल। 6 के 6 आपने देख लिए। एमबी फर्स्ट, डोंट या डू नॉट, नेवर, प्लीज तथा काइंडली वाले वाक्य, लेट से शुरू होने वाले वाक्य और लेट अस या लेट से शुरू होने वाले वाक्य, दोनों का मतलब एक ही है इनका, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। ये भी लेट अस ही है, ठीक है बेटा, और ये भी डू नॉट ही है। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, एक एक को डिटेल वाइज समझाऊंगा, आपको ध्यान देना है बेटा, सीरियसली ध्यान देना है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, नियम तो लिखेंगे लेकिन एग्जाम्पल सहित एक एक कैटेगरी को समझेंगे, किसमें क्या होता है, ये क्या कहता है, कैसे इसका नियम है। तो जैसे कि माई फादर शेड टू मी, ठीक है बेटा, ओपन दी डोर। देख लो आप, एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाला वाक्य कुछ भी हो सकता है, क्लोज दी विंडो, क्लोज दी डोर, टेक योर टी, टेक ईट योर फूड, ठीक है बेटा, कोई भी वर्ब आ जाए, यानी कि एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य। इनमें हमारा नियम भी जो कहता है वो ये कहता है बेटा कि आरवी के, लिखना नहीं है, बार बार कह रहा हूं अभी से, आरवी के सैड या सैड टू को वाक्य के भाव अनुसार, भाई अर्थ करेंगे तो भाव का पता चल जाएगा ना, इसमें निवेदन किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, समझ रहे हो। आरवी के सैड या सैड टू को किस में बदल देते हैं बेटा, एडवाइज्ड, सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड, क्योंकि एडवाइज माने आप जानते हो क्या है, सलाह देना। सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब बेटा सुझाव देना। वार्न, वार्न का मतलब आप जानते हो क्या होता है, चेतावनी देना। क्या होता है बेटा, चेतावनी। यदि कहीं चेतावनी का भाव है तो क्या हो जाएगा, सैड या सैड टू की जगह वार्न हो जाएगा। रिक्वेस्टेड, यदि कहीं निवेदन या प्रार्थना का भाव है तो बेटा क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो सैड या सैड टू को एडवाइस, सजेस्टेड, वार्न, रिक्वेस्टेड। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब आप सब जानते हो आदेश, किसी में आदेश दिया जा रहा है तो क्या होगा बेटा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, किसकी जगह, सैड या सैड टू की जगह, ठीक है। और कॉमा को हटा देते हैं ऐसे वाक्यों में आरवी के, और कनेक्टिव के रूप में क्या लगाते हैं बेटा, कनेक्टिव क्या लगाते हैं ऐसे वाक्यों में, टू, ठीक है। अब हम बनाते शेष नियम यथावत है, यानी कि प्रोनाउन तथा समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन यथावत है। ऐसा मत करना कि मैंने आपको लिखा है कि टू जहां कनेक्टिव के रूप में यूज में आता है वहां पे टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस ही चेंज नहीं करना है, बाकी ऐसा मत करना कि कहीं ना प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किया ना ही समय तथा दूरी संबंधी, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो अब हम इसको हल करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो देखो बेटा, माई फादर, पिताजी इसमें क्या आदेश दे रहे हैं या सलाह है, आदेश दे रहे हैं। माई फादर ऑर्डर्ड मी, ये तो गया, इसकी जगह ऑर्डर्ड हो गया, कॉमा गया,
कनेक्टिव टू लग गया। टेंस बदलता नहीं है, मैं पहले ही लिखा चुका हूं, लिखाया कि नहीं लिखाया, अपवादों में लिखा है लास्ट नियम टू ओपन। अगर यहाँ टेंस चेंज होता तो बेटा क्या हो जाता, ओपेंड, क्योंकि समझ रहे हो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता। टू ओपन दी डोर। एक एग्जांपल और समझा रहा हूं बेटा। दी टीचर said to the student you should not waste योर टाइम। एक तो ये हो गया, तो ये तो कैसा वाक्य है बेटा, ध्यान से समझे, ये कैसा वाक्य है, मॉडल वाला वाक्य। कैसा, मॉडल वाला। तो यहां पे क्या होगा, दी टीचर टोल्ड दी स्टूडेंट दैट, ठीक है बेटा, यू स्टूडेंट्स यानी कि दे, केवल समझा रहा हूं अभी से मैं आपको। दे शुड चेंज नहीं होगा, मैंने लिखा है आपको, मॉडल चेंज नहीं होता है। शुड नॉट वेस्ट योर, ये भी इसके हिसाब से, ये पजेसिव फॉर्म है, इसकी भी पजेसिव आएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, देयर। तो देयर टाइम। एक बात तो मैंने आपको ये समझाई, अब मैं इसी को चेंज करूंगा दूसरे हिसाब से। गो टू होम, अध्यापक ने क्या दिया, आदेश। क्या दिया, आदेश। तो टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो टू होम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा सबकी में। टू कनेक्टिव लगाना है, वाक्य के भाव अनुसार एडवाइड जो भी है, ठीक है। तो अब आपको लिखना है, आपको इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेडिंग डालनी है बेटा। सबसे पहले हेडिंग डालें इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस नीचे लिखे बेटा, इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निवेदन, प्रार्थना, चेतावनी, सलाह, सलाह कौमा सुझाव कौमा प्रस्ताव आदि भाव व्यक्त होते हैं। आदि भाव व्यक्त होते हैं। अब बेटा ध्यान से सुने मेरी बात को, मैंने आपको 6 प्रकार के वाक्य बताए, 6 प्रकार के वाक्य आपको यहां पे बताए कि ये इस प्रकार के वाक्य होते हैं।
अब अपन प्रथम प्रकार के वाक्य से स्टार्ट करेंगे। तो एक लाइन छोड़ के बेटा बीच में हेडिंग डालें, एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य और अंडरलाइन कर दें। अब नीचे की लाइन से बेटा शुरुआत से ही लिखना स्टार्ट करें। इस प्रकार के वाक्यों में आरवी के सेड या सेड टू के स्थान पर, आरवी के सेड या सेड टू के स्थान पर वाक्य के भाव अनुसार वाक्य के भाव अनुसार एडवाइड, कॉमा लगाते जाएं, वार्न, WARNED, ऑर्डर्ड, एडवाइड, वार्न, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, आदि कर देते हैं। आदि कर देते हैं। और यदि भाव पता ना चले, भाव पता ना चले तो आस्क्ड कर देते हैं। भाव पता ना चले तो आस्क्ड कर देते हैं। तथा आरवी के अंत के कॉमा को हटाकर कनेक्टिव के रूप में CONNECTIV, कनेक्टिव को हटाकर सॉरी हटाकर सबको हटाओ, कॉमा को हटाकर लिखाया था ना, नहीं लिखाया था? आरवी के अंत के कॉमा को हटाकर, आगे लैंग्वेज देखें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आरवी के अंत के कॉमा को हटाकर कनेक्टिव के रूप में, यही लिखाया तो फिर सही है। कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। मुझे कंफ्यूजन हो गया था, कहीं दोबारा से मैंने वही लैंग्वेज बोल दी। आरवी के अंत के कॉमा को हटाकर कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। शेष नियम
आगे लिखें बेटा, शेष नियम यथावत हैं, शेष नियम यथावत हैं। अब बेटा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो पहले तो इनको समझा देता हूं। यदि सलाह है किसी वाक्य में तो क्या करेंगे, एडवाइस। चेतावनी है वार्न, आदेश है ऑर्डर्ड, सुझाव है सजेस्टेड, और यदि निवेदन किया जा रहा है तो बेटा क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड। अब ये एग्जाम्पल है, माई फादर सेड टू मी ओपन दी डोर। एमबी फर्स्ट से शुरू हो रहा है, ये एमबी फर्स्ट है, आपको क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है बेटा। तो ये एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये माई फादर अपनी जगह आएगा ज्यों की त्यों। उसके बाद में हमें देखना है यहाँ पे कि क्या भाव है इसमें। पिताजी ने मुझसे कहा या मुझसे पिताजी ने कहा, क्या दरवाजा खोलो। तो पिताजी ने आदेश दिया, सुझाव दिया, सलाह दी, चेतावनी दी, तो आपको पता चल गया होगा यहां पे पिताजी ने क्या दिया है, सीधा मुझे आदेश दिया है। तो हमने सेड टू के स्थान पे क्या कर दिया बेटा, ऑर्डर्ड। ठीक है, सेड टू के स्थान पे क्या कर दिया, ऑर्डर्ड। अब मी कॉमा हट गया बेटा, हमने कनेक्टिव क्या लगा दिया, टू, और शेष नियम यथावत है। तो टू कनेक्ट का उपयोग होने के कारण यहां पे टेंस चेंज नहीं हुआ, आपकी वर्ब चेंज नहीं हुई। ओपन दी डोर, नोट कर लें, एग्जाम्पल को नोट करें। मैं आपको इतने आराम से समझा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे। और जब हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तो हमको ये टॉपिक जहां तक हम कराएंगे क्लियर मिलना चाहिए बेटा, नहीं तो आपका ये समझो 15 दिन का नुकसान हो जाएगा। और अब टाइम नहीं है, क्योंकि अब की बार कोर्स भी कम नहीं होगा। क्यों, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस जून से ही चालू हैं, इस कारण से वो कोर्स कम नहीं करेंगे आपकी बार, इस भ्रम में मत रहना। तो सबकी समझ में आ गया बेटा, आ गया समझ में। अब अगला कौन सा है, आपको ध्यान होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य, डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। इधर देखें बेटा, सभी लिख बाद में लेना, अभी से नहीं लिखना है आपको। डू नॉट या डोंट से यदि वाक्य शुरू हो रहा, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, दी टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक एग्जाम्पल और लिखूंगा बेटा आपको समझाने के लिए। द टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज यहां पे ए क्यों लगाया, क्या है यहां पे, आर्टिकल है बेटा, और नॉइज क्या है, नाउन। तो नॉइज के लिए आवाज। अब ये तो नहीं कहते हैं ना वैसे एक आवाज मत करो, लेकिन नॉइज नाउन होने के कारण बेटा यहां पे क्या लगा है, ए, फॉर्मेलिटी के लिए। ए नॉइज इन दी क्लास, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं वो सारी चीज हमारी समझ में आनी चाहिए।
कि एन क्यों है, दी क्यों है, ठीक है। अब आप दोनों को बड़े ध्यान से समझें, बाद में मैं आपको लिखाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। एक नियम पहला ये कहता है कि भाई वाक्य में जैसा भाव है, जैसे पहले वाले में लिखाया था ना, उस भाव के अनुसार क्या कर देंगे? एडवाइड। किसके स्थान पे? सैड या सैड टू के स्थान पे। एडवाइड, सजेस्टेड, वही लिखने, रिक्वेस्टेड, वार्न, ऑर्डर्ड। यानी कि वाक्य के भावानुसार सैड या सैड टू के स्थान पर एडवाइस, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, वार्न या ऑर्डर्ड कर देते हैं, या ऑर्डर्ड कर देते हैं। ठीक है बेटा। जब इस तरीके से इसको बनाएंगे तो कैसे होगा? दी टीचर। अब वाक्य के भाव का पता चलाएंगे कहां से? डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो। अर्थ क्या आ रहा है? अपना समय बर्बाद मत करो। क्या भाव आ रहा है बेटा? इनमें से इसमें क्या भाव आ रहा है? ऑर्डर आ रहा है, आदेश आ रहा है, चेतावनी आ रही है, निवेदन आ रहा है, या सलाह आ रही है, या सुझाव आ रहा है? सलाह है। दोनों ऐसे लगते हैं मिक्सिंग से, लेकिन यहां पे बेटा सलाह है। ज्यादातर सजेस्ट का तो उपयोग बहुत कम होता है, 0.1%। समझ गए? जहां भी आपको डाउट हो आप ज्यादातर एडवाइस का ही उपयोग करेंगे, और ज्यादा कंफ्यूजन में है तो किसका करेंगे? आस्क का। ओके, तो यहां पे एडवाइस्ड है बेटा, हमने क्या कर दिया? एडवाइस्ड। ठीक है बेटा, ये खत्म हो गया। दी स्टूडेंट। अब कनेक्टिव के रूप में ऐसे वाक्यों में नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव कहां आएगा बेटा? नॉट के बाद आएगा, और डू को हटा देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य के भाव अनुसार सैड या सैड टू को, ठीक है, इनमें बदल देते हैं, और डू को हटा देते हैं, और नॉट के बाद कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। किसके बाद बेटा? नॉट के बाद। तो कनेक्टिव क्या आएगा बेटा? डू हट गया, कनेक्टिव नॉट टू। टेंस नहीं बदलेगा, शेष नियम यथावत है टू के कारण। वेस्ट। अब क्या आ गया बेटा? प्रोनाउन। ध्यान से समझें, प्रोनाउन चेंज करना है कि नहीं करना है? करना है, क्योंकि केवल टेंस नहीं बदलना है, योर बदलना है। किसके हिसाब से? आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? दी स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? दी स्टूडेंट। समझने का प्रयास करना, मैं ये निशान क्यों लगा रहा हूं। इसको किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? ऑब्जेक्ट। दी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। अब ये किसके समान है? ही के समान है, सी के समान है, या दे के समान है? किसके समान है? दे के समान। ये किसके समान है बेटा? दे के समान। ठीक है बेटा। अब ये अपने आप की कौन सी फॉर्म है? पजेसिव। तो इसकी भी यहां क्या आएगी? पजेसिव। यानी कि दे की पजेसिव क्या है? देयर। तो क्या आएगा बेटा? देयर टाइम। शायद आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया बेटा, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूं एक तरीके से। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। द टीचर, ठीक है बेटा।
अब सेट 2 का क्या करना है बताओ। क्लास में आवाज मत करो, टीचर यहां पे सलाह दे रहा है या आदेश? आदेश, क्योंकि क्लास के अंदर आप आवाज नहीं कर सकते, अदरवाइज टीचर आपको क्लास से बाहर कर सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे ऑर्डर आएगा दी स्टूडेंट्स। ओके, अब डू हट जाएगा उसी तरह से, कनेक्टिव बॉय नॉट टू, बाकी ज्यों की त्यों है, नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? शायद मेरे हिसाब से सबकी समझ में आ गया होगा कि ये यहां पे ऐसे क्यों है। अब आपको लिखना है, हेडिंग डालें सबसे पहले तो। हेडिंग डालें डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। और नीचे लिखें बेटा, नीचे की लाइन से, इस प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन दो प्रकार से बनता है। रजिस्टर की चिंता मत करना कि भाई बहुत ज्यादा भर रहा है तो बार बार में लाइन छुड़वाते हैं। अब आपको लिखना है बेटा बीच में पहला तरीका, एक लाइन छोड़ के लिखना है पहला तरीका, क्योंकि दो तरीके हैं, मैंने अभी से आपको एक तरीका बताया है केवल। पहला तरीका लिख के अंडरलाइन करेंगे और उसकी नीचे की लाइन से स्टार्ट करेंगे लिखना। लिखेंगे इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य के भाव अनुसार, वाक्य के भाव अनुसार सेड या सेड टू को सेड या सेड टू को एडवाइड, सामने देख चले बेटा, कॉमा सजेस्टेड, कॉमा रिक्वेस्टेड, कॉमा वार्न, कॉमा ऑर्डर्ड आदि कर देते हैं। आदि कर देते हैं। और यदि भाव पता ना चले, सरसों का भाव नहीं है कहीं सरसों गेहूं को भाव ले जाएं, भाव का मतलब भावार्थ। और यदि भाव पता ना चले तो आस्क्ड कर देते हैं। आरवी के अंत के कॉमा तथा आरएस के, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच, आरएस के डू को हटा देते हैं। मतलब बिल्कुल क्लियरिटी से लिखना है एक एक चीज। आरएस के डू को हटा देते हैं और नॉट के बाद
और नॉट के बाद कनेक्टिव के रूप में, कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं, शेष नियम यथावत हैं। लिखें बेटा, शेष नियम यथावत हैं। अब बेटा देखें एग्जाम्पल को दोबारा से। मैंने लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट से चालू हो रहा है, ठीक है भाई। अब अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा अपना या तुम्हारा समय बर्बाद मत करो। तो वाक्य में क्या भाव आ रहा है? आदेश का आ रहा है, चेतावनी का आ रहा है, या सलाह का भाव आ रहा है? तो हमें क्लियरिटी से दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है अध्यापक हमें? आदेश कि भाई अपना समय बर्बाद मत किया करो, सॉरी सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है? सलाह। तो यहां पे बेटा हमने देखो क्या किया, दी टीचर सेड टू को किस में बदला? एडवाइड में, क्योंकि यहां पे सलाह है। दी स्टूडेंट्स, अब बेटा हमने डू हटाया अकॉर्डिंग टू रूल्स जो लिखा है, उसके बाद में हम नॉट को लेकर, मैंने बताया था ये डू नॉट ही है, ठीक है। तो यहां पे नॉट को लेके आए, उसके बाद में हमने कनेक्टिव क्या लगाया? टू, और शेष नियम यथावत है, इसका मतलब टेंस चेंज नहीं हुआ। अपवाद में छठवां नियम लिखाया है हमने। और अब हमने क्या है? योर को किसके हिसाब से बदलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? दी स्टूडेंट्स। दी स्टूडेंट्स किसके समान है? दे के समान। ये अपने आप की कौन सी फॉर्म है? पजेसिव, संबंधवाचक। तो इसकी भी यहां पे संबंधवाचक फॉर्म हमने लगाई, क्या बेटा? दे आर टाइम। दूसरे एग्जाम्पल को देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब अध्यापक क्या कह रहा है विद्यार्थियों से? क्लास में आवाज मत करो। अब क्लास के परिसर में है छात्र और वो कह रहा है कि आवाज मत करो, इसका मतलब वो अब सलाह नहीं दे रहा है, आदेश दे रहा है। यदि वो चाहे, कोई अगर विद्यार्थी आवाज करता है तो वो क्लास से उसको बाहर कर सकता है। तो यहां पे आदेश की स्थिति होने के कारण हमने सेड टू को किस में बदला बेटा? ऑर्डर्ड में। दी स्टूडेंट, वही नॉट टू कनेक्टिव आया। बाकी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा आराम से उतारें और कल हम दूसरा नियम इसका लिखाएंगे। अब पहले तो आप आराम से उतारें, क्योंकि पहले ही बता दिया था आपको दो प्रकार से बनता है। तो एक में डायरेक्टली फॉरवर्ड लगता है, वो और भी सरल है। और ले लो 10 एक मिनट। नोट करें बेटा आराम से। और दूसरे नियम को भी इसके बाद ही कराएंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। वो इससे सरल है, वैसे फटाफट से समझ में आएगा। ऐसे समझो गुड़िया के बाहर जाते ही मुंह में पानी, कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा आपको। ध्यान से नोट करें, समझते हुए, एक एक चीज को बारीकी से देखते हुए, कहां पे क्या चेंज हुआ है, किसके अकॉर्डिंग हुआ है। ये नहीं कि लिखने से ही मतलब है बस।
शायद आपने नोट कर लिया होगा बेटा। तो अब मैं दूसरे तरीके के बारे में आपको बताता हूं। तो आप एक लाइन छोड़ के डालेंगे बेटा दूसरा तरीका। एग्जाम्पल हम यही रखेंगे। आपको लिखना है केवल दूसरा तरीका, और नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। आरवी के, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी के सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरबिड कर देते हैं। फॉरबिड के आगे बेटा लिखना है आपको कोष्टक में मनाही। क्या लिखना है? मनाही। मैं बताऊंगा आपको क्यों लिखवा रहा हूं मैं इसको। फॉरबिड कोष्टक में मनाही और फिर कर देते हैं। आरवी के सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरबिड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कोष्टक में जो वर्ड होता है वो समझने के लिए होता है, ना कि पढ़ने या बोलने के लिए। जानते होंगे इतना, तो सभी जानते होंगे। तो आरवी के सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करते थे बेटा? फॉरबिड। तथा आरवी के अंत के कॉमा, आरवी के अंत के कॉमा तथा आरएस के डू नॉट को हटा देते हैं। वहां डू हटाता है या डू नॉट पूरा गायब हो जाएगा। डू नॉट को हटा देते हैं। और कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। शेष नियम यथावत हैं। तो ये तो फटाक से आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जाम्पल को देखें। देखो बेटा, मैंने बताया फॉरबिड के आगे मना ही लिखवाया, ये नेगेटिव वर्ड है बेटा। पहले में हमने केवल डू हटाया, क्योंकि वो एडवाइस, रिक्वेस्टेड, वार्न, ये कैसे शब्द नहीं थे? नेगेटिव वर्ड नहीं थे। और ये मनाही का क्या देता है? इंकार का क्या देता है? नहीं का क्या देता है? अर्थ देता है। क्या? फॉरबिड। इसलिए हमने डू के साथ साथ नॉट को भी हटा दिया। समझ गए? तो दी टीचर फॉरबिड, सेड टू की जगह क्या हो गया? फॉरबिड दी स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, डो नॉट गया। कनेक्टिव टू वेस्ट, योर का उसी तरह से देयर, ज्यादा समझाने क्या कोई मामला नहीं है। देयर टाइम क्यों, पहले ही समझा चुके हैं। इसका अर्थ वही है। देखो आप, अध्यापक ने विद्यार्थियों से मना किया टू वेस्ट देयर टाइम, उनका समय बर्बाद करने से। ठीक है बेटा, तो मना का आ गया अर्थ। द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स डो नॉट गया, यहां पे पूरा पूरा जाएगा। मेक ए नॉइज इन दी क्लास। तो दोनों नियम आपकी समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से।
अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर विद द स्टूडेंट्स, टू कनेक्टिव रहेगा बेटा हमसे, क्या रहेगा, टू कनेक्टिव। स्टूडेंट्स के बाद टू कनेक्टिव आएगा, डू नॉट तो हट गया, टू मेक ए नॉइज इन दी क्लास, इन दी क्लास, नोट कर लें बेटा। वहां पे केवल डू हटता है और यहां पे नेगेटिव फॉरवर्ड वर्ड होने के कारण डू नॉट पूरा का पूरा हट जाता है, और टू कनेक्टिव दोनों में सेम तरीके से यूज में आता है। नोट कर लें, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि 1 तारीख को जब क्लास स्टार्ट हो ऑफलाइन, हमारी तो सर कुछ समझ में ही नहीं आया, ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ, कहां से खिचड़ी पक गई है बिना दाल चावल के। तो यहां तो दाल भी है, चावल भी है, और साथ में थोड़ा थोड़ा नमक भी चल रहा है। किसके लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए। नोट करें आराम से। तो शायद आपने नोट कर लिया होगा, आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार के सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले और डू नॉट से आरंभ होने वाले। अगला नियम कल कराएंगे। थैंक यू।